नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं, जहां पहली खबर सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय जाकर आज से सरकारी कामों की शुरुआत कर दी है। इस दौरान सीएम ने कहा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं अटकी हुई हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि 4 धाम यात्रा से जुड़े हक व हुकूक धारियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा उनका। इसे लेकर सीएम जल्द ही आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं। मीटिंग के दौरान 4 धाम यात्रा को लेकर अधिकारियों से बातचीत हुई है। तो 2 तस्वीरें हैं सचिवालय पहुंचने के साथ। देखिए, बैठकों का सिलसिला 4 धाम यात्रा को लेकर पहली शुरुआत कर दी है। कल रविवार के दिन भी सचिवालय खुला, औपचारिकताएं पूरी हुई ताकि सोमवार से कामकाज की बात हो। और यहां औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सीधे उन्होंने 4 धाम यात्रा का जिक्र किया है, जहां पर कहा कि जिनका हक है, जिनका अधिकार बनता है, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इसी मद्देनजर अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और क्या क्या कहा, सुनिए आप भी। निश्चित आज 4 धाम को लेकर बैठक है, उसकी व्यवस्था और आगे सुरक्षा किस तरह उसको होना है। और क्योंकि पट खुलने की तिथि सामने आ गई है, तो उस दृश्य में बैठा हूँ। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का और उनसे जानकारी लेते हैं कि पहला दिन कामकाज का। विनोद, देखा जाए तो रविवार का दिन इसीलिए सचिवालय खुलवाया कि तमाम औपचारिकताओं से परे आज सीधे सीधे काम की बात हो। तो जिसकी शुरुआत होती है 4 धाम यात्रा को लेकर बड़े बयान के साथ। श्राइन बोर्ड को लेकर जिस तरह की बातें चल रही हैं, पुरोहितों में जो नाराजगी है, क्या वो इशारा समझे कि ये नाराजगी दूर करने की ये कोशिश हो सकती है? जी स्नेहलता, देखिए आपने ठीक कहा। और आज मुख्यमंत्री का सचिवालय में दूसरा दिन था। हालांकि कल भी मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन जरूर विधिवत रूप से पूजा पाठ किया और कई सरकारी कामकाज भी कल मुख्यमंत्री ने निपटाए थे। लेकिन आज का जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है, बड़े ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सबसे पहले मुख्यमंत्री 10 बजे सचिवालय पहुंचे और 4 धाम यात्रा को लेकर एक बड़ी बैठक आज मुख्यमंत्री ने बुलाई, जिसमें शासन और पुलिस के बड़े अफसर मौजूद रहे। और जिस तरह से आगामी 4 धाम यात्रा अब उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है, उसकी क्या व्यापक तैयारी होगी। और हकूकधारियों का, यानी जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड को लेकर विरोध था तीर्थ पुरोहितों का, तो उस पर भी विचार राज्य सरकार अब कर रही है कि उस फैसले पर भी अब पुनर्विचार करेगी। आखिरकार उस देवस्थानम बोर्ड को उसके फैसले को हटाया जाए या नहीं, उस पर विचार कर रही है। लेकिन तीर्थ पुरोहितों और हकूकदारों को आश्वासन तीरथ रावत ने दिया है कि उनकी कोई नाराजगी अब नहीं रहेगी, जैसा वो चाहेंगे ऐसा होगा। लिहाजा आज मुख्यमंत्री के कई ऐसे कार्यक्रम हैं, लेकिन 10 बजे मुख्यमंत्री ने पहुंचकर 4 धाम यात्रा की समीक्षा बैठक की और ये भी कहा अधिकारियों को कि तमाम जितनी भी व्यापक तैयारी है, क्योंकि हमने कोविड काल में जरूर देखा स्नेहलता की लगातार पूरी तरह से 4 धाम यात्रा हो पूर्ण रूप से प्रभावित रही। लेकिन आगामी इस 4 धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं का एक जमावड़ा उत्तराखंड की ओर हो, ऐसा जरूर प्रयास राज्य सरकार का रहेगा। और जितनी भी व्यापक तैयारी 4 धाम यात्रा को लेकर होनी चाहिए, उसके दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। और उसके बाद ठीक 15 दिन बाद में एक और समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री 4 धाम यात्रा को लेकर करेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी कमी और कौन कौन से कार्य जल्द से जल्द किया जा सके, ताकि 4 धाम यात्रा में देश विदेश से और उसके साथ साथ अलग अलग राज्यों से जो श्रद्धालुओं का जमावड़ा और तांता उत्तराखंड में लगता है 4 धाम यात्रा में, वो इस बार लग सके। लिहाजा मुख्यमंत्री अभी यात्रियों की कमी देखने के बाद विनोद, जब ये नई शुरुआत होगी तो शायद पुरोहितों के मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि नई शुरुआत के साथ नई खबर भी सुनने को मिलेगी। देखते हैं, जैसा कि आपने बताया कि 15 दिन बाद इस मीटिंग से, इस बैठक से क्या निचोड़ निकल कर आता है। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पे भी आपसे जानकारी लेंगे। क्योंकि अगली खबर की हम बात करें तो तीरथ रावत मंत्रिमंडल के मंत्रियों में विभागों के बंटवारे को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। यहां सीएम का कहना है कि आज पोर्टफोलियो का बंटवारा कर दिया जाएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि विभागों के बंटवारे फाइनल हो चुके हैं। पुराने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकते हैं। ये एक बड़ी चीज है जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं। तमाम मंत्रिमंडल शपथ लेने के बाद 4 नए चेहरे तो शामिल हुए हैं, 11 सदस्य हैं, लेकिन उनके मन में ये चल रहा है कि किस विभाग में अपनी सेवाएं देनी है। पोर्टफोलियो को लेकर महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं जाहिर तौर पे, तो किसे कौन सा विभाग मिलेगा, इसे लेकर आज शाम तक का इंतजार करना पड़ सकता है। रुक करते हैं विनोद का। विनोद, बताइए किस तरह की सुगबुगाहट है, क्योंकि देखिए असल तौर पे कामकाज तो तभी शुरू होगा जनता का जब मंत्रियों को पता है कि ये महकमा उनका है, उन्हें बैठना है और कामकाज निपटाने है, वक्त बहुत कम है।
जी देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की ताजपोशी होने के बाद में ये अटकलें जरूर लगाई जा रही थी कि जल्द से जल्द मंत्रियों को, राज्य मंत्रियों को विभागों का आवंटन उनका हो जाए। लेकिन कई दिन ऐसे हो चुके हैं, अब तक विभागों का आवंटन नहीं हो पाया। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जरूर इस बात पर टकटकी लगाकर बैठे कि आखिरकार कौन कौन से विभाग उनके पास जाते हैं। और ये भी माना जाए कि तीरथ सिंह रावत कहीं ना कहीं इस बात के भी इंतजार में है कि आला कमान की ओर से हरी झंडी मिलेगी तभी विभागों के आवंटन किया जा सकेगा। जानकारी जरूर मिल रही है कि आज शाम तक भी विभागों का आवंटन हो जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता स्नेहलता, क्योंकि अभी ये जरूर माना जा रहा है कि और जो जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय आलाकमान की ओर से ही विभागों के आवंटन को लेकर हरी झंडी मिलेगी। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पर बदले, उसके बाद में एकदम से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, तमाम ताजपोशी यहाँ पर हुई, तो विभागों के आवंटन में ऐसी लेट लतीफी क्यों चल रही है? क्योंकि अब राज्य सरकार के सामने 1 साल है, तो ऐसे में तमाम मुख्यमंत्री खुद ये कह चुके हैं कि देखिए ना, पार्टी का काम हो गया, पार्टी ने अपने एजेंडे के हिसाब से कुछ भापा कि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है, बजट सत्र बीच में रोके, ये सारी चीजें तो हो गई। जनता का काम कब होगा? वो तो तभी होगा ना जब ये सारी चीजें अब जल्दी से जल्दी डिसाइड कर दी जाए, सामने रख दी जाए। देखते हैं कब तक इस बारे में खबर आती है। विनोद, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अगले कुछ रोज में सीएम तीरथ सिंह रावत के मंत्रियों के विभागों की बंटवारे पर बातचीत चल रही है। इसी पर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से बातचीत की दिल्ली से हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। देखिए, उत्तराखंड में अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री में बदलाव हुआ, उसके बाद कैबिनेट की सभी की शपथ हो गई, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं हुआ। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, आपकी निगरानी में सारे काम हो गए, मुख्यमंत्री बदल दिए गए, कैबिनेट का विस्तार हो गया, लेकिन अभी तक पोर्टफोलियो नहीं बटे, प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गए। नहीं, ये पोर्टफोलियो बांटना और काम लेना ये मुख्यमंत्री का काम है और मुख्यमंत्री जी इस काम को जल्दी ही करने वाले हैं। ये अधिकार हमने मुख्यमंत्री को दिया है, आपको परफॉर्मेंस जो देनी है, जनता के हित में क्या बढ़िया से बढ़िया अच्छा काम किया जा सकता है, उस प्रकार से आप उसका वितरण करें। सर, कब तक माने कि कब तक पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, देरी का कोई काम नहीं है हमारे यहाँ पर, जल्दी 1-2 दिन में हो जाना चाहिए, मेरा मानना तो ये है, लेकिन जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी मैं आपको बताऊँगा। सर, अगर बात करें तो पूरी तरीके से उत्तराखंड बीजेपी को नया कर दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक। अब आगे किस तरीके से संगठन का कार्य होने वाला है, क्योंकि उसकी देखरेख आप ही को करनी है? नहीं, संगठन अच्छा करेगा। अभी हम एक बैठक करने वाले हैं जो पहले अभी होनी थी, उसको हम मेरे ख्याल होली के बाद तो फर्स्ट वीक में करेंगे, और उसके बाद तो पूरा 1 साल का रोड प्लान बनाया जाएगा, रोड मैप बनाया जाएगा, और उसमें चिंता की जाएगी कि किस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा की कार्य योजना जो संगठनात्मक है, उसके द्वारा कैसे जन जन तक पहुँचाया जाए। और मुझे लगता है कि उसके लिए हम बिल्कुल तैयार भी हैं। पहले ऑलरेडी इतनी योजनाएं ज़मीन पर गई हुई हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंच जाए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनका सबका सदुपयोग जनता को मिले, इसके लिए हम कार्य योजना बनाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि अगले 1-2 दिनों में मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो का बंटवारा कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अप्रैल के पहले हफ्ते में चिंतन बैठक की जाएगी और उसमें सभी कार्य योजनाओं को लेकर मंथन किया जाएगा कि कैसे अगले साल उत्तराखंड में जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर कार्य किया जाए। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो बस इंतजार है पोर्टफोलियो के बंटवारे का। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पौड़ी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य प्रकाश जोशी ने प्रदेश सरकार पर प्रहार किया। प्रकाश जोशी ने कहा कि पिछले 4 साल के दौरान भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए नेतृत्व परिवर्तन की उन्हें जरूरत पड़ी है। ऐसी सरकार का जाना जरूरी था। इन्होंने जो बदला है, उस बदलाव से ही ये साबित हो जाता है कि ये जो आरोप है ये सही है। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने सिर्फ एक चेहरा बदला, आपने वही के वही मंत्री दोबारा बना दिए, आपने किसी मंत्री को हटाया नहीं है। एक मंत्री जो बदले भी हैं, आते भी हैं, तो वो अध्यक्ष बन गए, उनके बड़ी बार में आ गए। आपने 2-3 नए 4 नए मंत्री बना दिए, लेकिन पुराने सारे मंत्री हैं। तो इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? अकेले मुख्यमंत्री सिर्फ भ्रष्ट थे या अकेले मुख्यमंत्री से ही जनता पर, ऐसा नहीं था, पूरी सरकार से लोग परेशान। और हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में गजराज के प्रवेश से हड़कंप मच गया। ये घटना गंगा तट से सटे लालजी वाला टापू की बताई जा रही है। इसी टापू पर कुंभ के लिए अस्थायी कैंप बनाए गए थे। बताया ये जा रहा है कि बीती रात करीब 2 बजे का वक्त होगा। होमगार्ड टेंट कॉलोनी के पास एक हाथी अचानक देखा जाता है और ऐसा देख टेंटों में मौजूद तमाम जवानों में अफरा तफरी मच गई। सूचित किया गया, वन विभाग को टीम भी पहुंचती है।
तब जाकर कहीं गजराज को बड़ी मशक्कत के बाद उनके घर का रास्ता यानी जंगल की तरफ भेजा गया। तो ये तस्वीरें हैं, जरा देखिए और समझिए कि किस तरह से गजराज के आने से अफरा तफरी, लेकिन वन विभाग की मुस्तैदी यहां पर बहुत जरूरी है देखना, और किस तरीके से नजर रखी जा रही है यह भी अहम हो जाता है, क्योंकि कुंभ क्षेत्र आने वाले वक्त में और भी ज्यादा लोगों से भरा रहने वाला है, और भी ज्यादा लोगों की आवाजाही रहेगी। ऐसे में इस तरह की घटनाएं भी कहीं ना कहीं सचेत करती हैं कि इसे भी लेकर कोई ना कोई तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि यहीं अगर लोगों की भीड़ हो, दिन का वक्त हो और गजराज गुस्से में हो, तो ऐसी कई दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो क्या यहां पर वन विभाग और प्रबंधन को एक सबक मिलता है कि ऐसी घटनाओं को? चलिए इस खबर पर सीधा जुड़ेंगे हमारे सहयोगी पंकज राणा के साथ और बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पंकज, ये बताइए, जो तस्वीरें आई हैं, मेला प्रबंधन और जो प्रबंधन कमेटी है या वन विभाग, उन्होंने कुछ देखा, सीखा और इस बारे में कुछ बताया आपको कि अगर ऐसी घटना दिन में होती है या बड़े स्तर पे कुछ होता है, उनकी तैयारी है? निश्चित तौर पर इसमें बता दें कि ये बहुत बड़ी चूक हम कह सकते हैं, और जिस तरह से जो हरकी पौड़ी का क्षेत्र है ये आबादी वाला एरिया है, और इसी से सटा हुआ जो राजा रिजर्व पार्क का एरिया है वो इसी से सटा हुआ है। कुंभ से पहले मेला प्रशासन और वन विभाग ने ये तैयारी की थी कि इसी जो एरियाज हैं वहाँ पर वाच टावर लगाए जाएँ। वाच टावर का मतलब ये था कि अगर कोई भी जंगली जानवर हरकी पौड़ी के क्षेत्र की ओर आता है या कुंभ क्षेत्र में आता है तो उसको वाच कर लिया जाए और उनको वहाँ से रोका जाए। लेकिन जिस तरह से कल रात की घटना ये हुई है, देर रात की, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अभी तक फिलहाल वन विभाग और मेला प्रशासन इसको लेकर मुस्तैद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हाथी आबादी वाले क्षेत्र में आया और खासकर जो हरकी पौड़ी का एरिया है उस एरिया में आया है, तो ये बहुत बड़ी चूक हम वन विभाग की कह सकते हैं। पहले से ये मुस्तैदी नहीं है, और आने वाले दिनों में जब कुंभ का नोटिफिकेशन हो जाएगा और यहाँ पर पंकज ये बताइए, इससे पहले भी हरिद्वार की लिए तस्वीर तो नहीं है, BHAL में आए दिन हाथी के घुसने की तस्वीरें, ब्रेकिंग हम यहीं से बहुत पढ़ते रहे हैं, उस वक्त तो कुछ कदम नहीं उठाए गए। वन विभाग की टीम आती है, खाना पूर्ति, ये वॉच टावर और ये तमाम चीजें क्या उस वक्त से सीख लेके अभी तक इंप्लीमेंट नहीं की गई? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चूक है इसने नेता, और अगर इससे आगे सबक वन विभाग नहीं लेता है तो इसे हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं वन विभाग इन सब चीज़ों पर लापरवाही बरत रहा है। हालांकि अब वन विभाग का ये कहना है कि इसे अब मुस्तैदी से रोका जाएगा, क्योंकि आबादी वाली क्षेत्र में किसी भी जानवर का आना ये बहुत बड़ी चूक है। ये एक अनहोनी हम कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई खतरा नहीं हुआ है, और क्षेत्र है यहाँ पर पंकज, आने वाले वक्त में लोगों का जमावड़ा होगा, और एक गुस्सैल अगर गजराज या हाथी के आने के बाद की तस्वीरें भगवान ना करे देखनी पड़े, बयां करनी पड़े, ऐसे में देखना होगा। अभी भी काफी देर हो गई है, क्या सुध लेते हैं वन विभाग और प्रशासन की ओर से, क्या एक्शन लिया जाता है, इस पर आप नजर बनाए रहेंगे। बहरहाल आपका शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार की ही बात करेंगे, अगली बड़ी खबर मिल रही है, गढ़वाल कमिश्नर का दौरा हुआ है, कुंभ को लेकर मीटिंग करेंगे गढ़वाल कमिश्नर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। साफ सफाई जो व्यवस्थाएं हैं कोरोना काल में बेहद अहम हो जाती हैं, उन्हें लेकर ये निरीक्षण भी करेंगे। तो गढ़वाल से कमिश्नर को भेजा गया है कि जाइए आप मेला क्षेत्र में देखिए कि इस कोरोना काल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, चाहे साफ सफाई की हो, और साफ सफाई यहां सिर्फ सौंदर्यीकरण का हिस्सा नहीं रह जाता है। जब बात कोरोना के काल की होती है तो साफ सफाई का मतलब यहां पर बहुत वृहत है, बड़ा है। बड़ी खबर, 17 मार्च को तीरथ कैबिनेट की बैठक होनी है। तीरथ सरकार की दूसरी कैबिनेट की यह बैठक है। सुबह 10 बजे से ये मीटिंग शुरू होगी। अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको बताएं, भले ही हम पोर्टफोलियो का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठक की घोषणा यहां हो चुकी है और सुबह 10 बजे ये मीटिंग होनी है। तीरथ सरकार की ये दूसरी बड़ी मीटिंग होगी, कैबिनेट की बैठक होगी, जहां मंत्रियों के साथ बड़े स्तर पर अहम प्रस्तावों पर चर्चा और उसके साथ मुहर भी लग सकती है। उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिला, जहां काशीपुर और अल्मोड़ा की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिन्हें देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जैसे पूरे देश में बैंकों के, आपको बताएं, यूनियन बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 बैंकों के निजीकरण, सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की। तब से ये डर है तमाम कर्मचारियों में कि आज वो सरकारी नौकरी पर हैं, एक पद पर हैं, उन्हें नहीं पता कि प्राइवेटाइजेशन के बाद, किसी प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद उनकी नौकरी सुरक्षित है या नहीं।
और इसीलिए आज पूरे देश भर में सरकारी बैंकों की हड़ताल है। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से बैंक हड़ताल का असर काशीपुर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के झंडे तले बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल पर विरोध जताया है। बैंक यूनियन का कहना है कि बैंक के निजीकरण के विरोध में वो अपना ये प्रयास दिखा रहे हैं, जहां पूरे देश में लगभग लाखों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बैंकों के निजीकरण के संबंध में ये 2 दिन की हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। हम वेतन वृद्धि के लिए कोई हड़ताल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता के हित में अपने ग्राहकों के पैसों को बचाने के लिए और जिससे कि ये जो आज जो महंगाई बढ़ रही है, इस संबंध में ये हम 2 दिनों की हड़ताल कर रहे हैं। उधर अल्मोड़ा में भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मी निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर हैं। आज और कल 2 दिन बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अल्मोड़ा से ही पूरे देश में असर है, उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा के ये बैंक कर्मचारी सड़कों पर तख्तियां लेकर अपनी मांग के साथ उतरे हैं। निजीकरण, सरकार के द्वारा जो निजीकरण किया गया है, बैंकों का निजीकरण करने का प्रस्ताव है, तो इसके लिए और इस बार का जो 2 बैंकों को, 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकरण करने की बात है, तो उसका विरोध करने के लिए हमने 2 दिन की हड़ताल की है, 15 तारीख को आज और कल को। और देखा जा रहा है कि टिहरी नगर पालिका कोविड मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। पालिका ने पहले तो हाई कोर्ट की तरफ से गठित कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की परमिशन के बगैर ही बौराड़ी में ट्रेड फेयर आयोजित कर दिया। कमेटी की तरफ से इस पर जब जवाब तलब किया गया, फिर कोविड गाइडलाइन को फॉलो करने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन ट्रेड फेयर में कोविड की गाइडलाइन पालन करते कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है। ये मैं कल स्वयं मेला क्षेत्र में गया हुआ था और मैंने मेला आयोजक जो ठेकेदार है उससे कड़े हमने उसको निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी प्रकार की जो है SOP पे जो नियम दिए गए हैं उसके अंतर्गत यदि आपके द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला मॉनिटरिंग कमेटी ने जो आदेश दिए हैं उसके अंतर्गत जो है पालिका द्वारा जो है प्रातः 7 बजे सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव पूरे मेला क्षेत्र में किया जाता है। साथ ही मेला आयोजकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि मुख्य गेट पर सैनिटाइज का सामान रखें। और पिथौरागढ़ के सरस्वती विहार इलाके में पिछले 10 दिन से पानी की किल्लत है। इसी से गुस्साए लोगों ने खाली बर्तन लेकर जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना यह है कि जल संस्थान को बार-बार शिकायत की जाती है, इसके बाद भी पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही है। आज यहाँ पर को सभी मोहल्ले वासी खाली बर्तन लेकर यहाँ पर को प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने का मेन कारण ये है कि 10 दिन हो गए हैं, जल संस्थान इसकी कोई सूद नहीं ले रहा है। यहाँ पर 10 दिन से पानी नहीं आया है, नल सूखे पड़े हैं। घर में बच्चों को छोड़कर, अन्य काम छोड़कर सिर्फ पानी के पीछे भागने को लोग मजबूर है। अगर जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर अगर पानी की व्यवस्था सही नहीं होती है तो यूथ कांग्रेस द्वारा सभी महिलाओं के साथ, सभी मोहल्ले वासियों के साथ आंदोलन के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा।